तो कोरिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक चरों में संबंध के परिणाम का अध्ययन करते हैं, उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो, ये दो चर हैं, कोई अच्छा सा एग्जांपल देख लूँ, ये रहा, ठीक है। ये दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में क्या संबंध है उसी की स्टडी हम कोरिलेशन में करते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी कैसे करेंगे हम? कोरिलेशन कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो चरों के, ये दो चर ज़्यादा भी हो सकते हैं पर हमेशा दो होंगे ज़्यादातर केस में, कि दो चरों के बीच में क्या संबंध है उसकी स्टडी करते हैं हम, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम सह संबंध यानी कि कोरिलेशन कहते हैं। अब कोरिलेशन, ये देखो, इसमें हम फॉर्मूला किसका यूज़ कर रहे हैं? मैथ की इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, मैथ का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है कि दो संबंध, दो चरों के बीच में हम रिलेशन चेक करेंगे मैथ की इक्वेशन को लगाकर, मैथ के फॉर्मूलाज को लगाकर उसे सॉल्व करते हैं, और इसे ही हम कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। हम अपनी फिर से आते हैं डेफिनेशन पर कि को सहसंबंध दो या दो से ज़्यादा चरों में संबंध के परिणाम का अध्ययन है। तो आगे हम यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन पढ़ रहे हैं कि उपयोगिता की हम कोरिलेशन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और ये हमारे किस काम में आता है। इसका मतलब ये है, अधिकतर चरों में किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, कि ज़्यादातर हम देखें जो वेरिएबल है यानी कि चर, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर हम देखते हैं संबंध पाता ही पाता है। जैसे डिमांड और सप्लाई का, डिमांड के बढ़ने से सप्लाई गिर जाए या इसका उल्टा हो जाए, इसमें रिलेशन है। पूर्ति का कीमत पर, तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। यदि एक बार हमें यह मालूम हो जाए कि दो चरों में परस्पर संबंध है, यानी कि अगर हमें पता चल जाए कि एग्जाम्पल के लिए ही उठा लो, डिमांड और सप्लाई के बीच में हमें पता है कि संबंध है, ठीक है। दो चरों के बीच में अगर हमें पता चल जाए कि संबंध है, आगे क्या कहता है, तो हम एक चर के मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोनों में से हम एक चर, एक वेरिएबल का मूल्य पता लगा सकते हैं यदि यदि दूसरे चर का मूल्य दिया हुआ हो। अगर दूसरे का मूल्य दिया हुआ हो तो हम पहले का पता लगा सकते हैं। थर्ड क्या है? अर्थशास्त्रियों के लिए सहसंबंध लाभकारी है। एक अर्थशास्त्री सहसंबंध की सहायता से, यानी कि एक अर्थशास्त्रियों के लिए भी सहसंबंध बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वो इसका यूज़ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध का प्रयोग अलग अलग चरों, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं वो चर? मांग तथा पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, कीमत स्तर, यानी कि इनमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं, मांग तथा पूर्ति, इन दोनों के संबंध को स्पष्ट करता है, इन दोनों के संबंध को स्पष्ट करता है, ठीक है, कोरिलेशन, सहसंबंध। तो इसलिए जो अर्थशास्त्री हैं उनको सहसंबंध से बहुत ज़्यादा मदद होती है, क्योंकि उन्हें मांग तथा पूर्ति जैसे सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर अगला है व्यापारी, बिजनेसमैन को भी कोरिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट, यानी कि उसने क्या बनाया है, उसका प्राइस क्या रहेगा, उसकी सप्लाई की कैसी है, डिमांड कैसी है, वो ये सब चीज़ें किससे पता करता है? सहसंबंध से पता करता है, और इससे वो अपने इस चीज़ को प्रॉफिट में लेके आता है, फ़ायदे में लेके आता है, और अपने बिजनेस को ग्रो करवाता है। इसके बाद हम समझ रहे हैं सहसंबंध और कार्यकरण संबंध, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? म्यूचुअल डिपेंडेंसी, परस्पर निर्भरता। म्यूचुअल डिपेंडेंसी या परस्पर निर्भरता से हम एक चीज़ तो समझ जाते हैं कि दो वेरिएबल एक दूसरे पर निर्भर है। म्यूचुअल डिपेंडेंसी, डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं वो एक दूसरे पे। तो इसमें इसका क्या मतलब है कि एक वेरिएबल, एक चर दूसरे पर निर्भर होगा, ठीक है, और दूसरा पहले पर निर्भर होगा, पर हम ये नहीं बता सकते कि वो कारण है या परिणाम।
तो इसे इसमें इस पूरे पॉइंट में यही बता रखा है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सहसंबंध दोनों चरों की पारस्परिक क्रिया व प्रक्रिया का कारण उपस्थित हो सकता है, परंतु यह बताना कठिन होता है कि कौन सा चर कारण है और कौन सा परिणाम। कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा तो कारण है, किसके कारण से डिपेंडेंट है एक दूसरे पर कारण किस कारण से डिपेंड, वो बढ़ा है घटा है ये नहीं बता सकते, कौन सा रिजल्ट है ये भी नहीं बता सकते। इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है कि प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा पर भी आय, यानी कि हर एक व्यक्ति की एक इकोनॉमी में प्रति व्यक्ति आय चेक करने का एक सूत्र होता है, और उससे रिगार्डिंग कि भाई प्रति व्यक्ति आय हर एक व्यक्ति की आय होती है, ठीक है, इतना समझ आ गया। और शिक्षा पर व्यय यानी कि शिक्षा पर किए जाने वाला खर्च में इस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। आय के बढ़ने यानी कि पैसे इनकम के बढ़ने पर, शिक्षा के बढ़ने पर व्यय में इस प्रकार का कोरिलेशन पाया जाता है। आय के बढ़ने पर शिक्षा पर व्यय बढ़ने लगता है और शिक्षा के बढ़ने पर आय भी बढ़ने लगती है। तो मतलब इन दोनों शिक्षा और आय के बीच में रिलेशन बता रखा है कि शिक्षा के बढ़ने से आय बढ़ी, आय के बढ़ने से शिक्षा बढ़ी, पर किसके कारण से और किसके परिणाम से ये नहीं पता चलता। यही है हमारा कि दो वेरिएबल के बीच में कौन सा कारण है और कौन परिणाम है, इसके बारे में हमें नहीं पता चलता, पर वो म्यूचुअल डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फिर केवल संयोगवश ड्यू टू प्योर चेंज, केवल कई बार दो चर ऐसे होते हैं कि वो संयोगवश यानी कि केवल संयोगवश ही मिलते हैं, ठीक है, मैच होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इन्होंने दे भी रखा है कि यहाँ पर आय है, ठीक है, दो वेरिएबल हैं, ये दो चर हैं, एक आय है, इनकम है, और एक भार है, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल में ये बता रखा है, इसका एग्जाम्पल है संयोगवश का, कि कैसे देखने से तो क्या इन दोनों के बीच में संबंध है। आप मेरे को एक बात बताओ, आय, इनकम और भार, किसी के वजन और आय में रिलेशन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की आय 1,00,000 रुपये है तो वो 1 क्विंटल का होगा, वैसे होता नहीं है, ज़्यादा बता दिया, तो होते भी हैं वैसे, कई खा खा के हो जाते हैं। तो कैसे, मैं कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की 1,00,000 आय है तो उसका भार ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है, उसका वो वेट हल्का भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम में कि भाई देखने से तो लगता है, इस टेबल को हम देख के ये तो बता सकते हैं कि हाँ, कुछ तो रिलेशन दिख रहा है कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 100, 120 यानी कि दोनों ही बढ़ रहे हैं। आय बढ़ रही है तो उसका वज़न भी बढ़ रहा है। वैसे देखने में तो हाँ, संबंध मिलता है, देखने में तो हम बता सकते हैं संबंध है, पर उसमें हकीकत में नहीं होता, इसे हम कोइंसिडेंस। तो तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड कॉमन फैक्टर। तीसरा कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें मैं आपको पहले ही एग्जांपल दे देता हूँ कि एक गेहूँ है, गेहूँ की फसल है, गेहूँ बेकार सी बनाई है मैंने, थोड़ी एडजस्ट कर लेना आप। और एक चावल है, ठीक है, चावल, और ये चावल है, ये गेहूँ है। गेहूँ और चावल की फसल एक साल में गेहूँ और चावल की फसल अच्छी हो गई। अब वो अच्छी क्यों हुई? इन दोनों, ये दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल का तीसरा कोई एक कॉमन फैक्टर होगा जिस वजह से ये दोनों ही अच्छी फसलें आई हैं। वो कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? बारिश, मौसम, ठीक है। इनका कि भाई एक ही साल में बहुत अच्छा मौसम रहा कि गेहूँ की फसल भी बहुत अच्छी हुई और हमारे चावल की फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। तो कॉमन फैक्टर क्या है? मौसम, ठीक है, मौसम के कारण दोनों ही फसल अच्छी हुई। तो ये इसमें था थर्ड कॉमन फैक्टर में।